रिजर्वेशन का मेन मोटिव क्या था कि जो पीछे रह गए हैं उनको आपको आगे लेकर आना, उनको सबका, यानी जो हम कहते हैं ना कि आपका इक्वालिटी की बात हम करते हैं। तो सर जैसा आपने बताया है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, तो सर आपको लगता है कि ये जो देश की जो जनता है, खासकर जो ST SC से बिलोंग करती है, वो इसको पॉजिटिवली लेंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, उनके माताजी पिताजी दोनों अधिकारी, IAS रैंक के अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो नाम वो आप समझ रहे हैं, सब लोग समझ भी गए होंगे। उनकी जो बिटिया थी, अब उनको तो जो बचपन से आप देखें भी सारी फैसिलिटीज़ मिली, जैसा वो टॉप स्कूल चाहे टॉप स्कूल में पढ़ी, एजुकेशन अच्छी, डाइट अच्छा, इन्वायरमेंट घर का अच्छा, दोनों मम्मी पापा क्या हैं हाई लेवल के आपके ऑफिसर्स हैं, तो उनको जब इन्वायरमेंट मिला तो उनको फिर किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो पिछड़े हैं। तो सर 70 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं हुए हुए, कब ये इंडियन डेमोक्रेसी में मैच्योरिटी आएगी कि पार्लियामेंट भी मैच्योर होकर ये सब डिसीजन लेना स्टार्ट करेगी? पॉलिटिकल पार्टी ना सामाजिक सुधार नहीं करते। आप इनको सोशल रिफॉर्म्स की बात बोलो तो वो नहीं करेंगे, वो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को देखते हैं कि हमारा वोट कैसे सधे। अब जैसे राहुल गांधी जी अपना पूरा इतिहास देखिए कांग्रेस का, तो जितना ज़्यादा ने लोकतंत्र का गला घोटा है, संविधान गला घोटा है, उस आधार पर तो इनको संविधान की किताब उठानी नहीं चाहिए। जी। बाकायदा इंडियन म्यूजिक की शिप को राजीव गांधी जी की शादी के बाद जब हम जाते हैं, मोस्टली भाई जो दंपत्ति नए दंपत्ति वो घूमने के लिए जाते हैं, जिसको आप लोग शायद कुछ बोलते हैं, मैं तो उसको चंद्रमा और शहद बोलता हूँ। हाँ, शहद और चंद्रमा बोलता हूँ हिंदी में, आपने वो बोला, उस पर वो भारतीय नेवी का शिप लेके जा रहे हैं। अच्छा, हमारे समाज में आप धर्म बदल सकते हैं, आप जाति नहीं बदल सकते, राष्ट्र बदल सकते हैं, अपना नेशनलिटी बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते हैं। ये ऐसी इतनी बड़ी अभिशाप है। तो सर इसको देखते हुए आप क्या बोलते हैं? हम मैकडोनाल्ड जा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, हम पूछ के थोड़ी ना खाते हैं कि भाई ये पिज़्ज़ा बनाया किसने, सब खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो शहर की सोसाइटी अलग है और गांव की सोसाइटी। मैं जाके पूछा भाई क्या हो रहा है हमें, ना भाई आंदोलन हो रहा है, मैं किस चीज़ का, क्या आरक्षण खत्म हो रहा है। मैंने कहा कि नहीं आरक्षण नहीं, वो तो एक अलग मैटर था, SC ST का एक्ट पे मैटर था। बोला नहीं, मैं तुम्हें किसने बताया? बोला जी वो भाई साहब है जो गांव के हमारे नेताजी वो लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच हैं निपुण सर, जो तकरीबन 12 सालों से UPSC के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इन्होंने 3 बुक्स भी लिखी हैं। और उसके बाद फिर इनका नाम अब आपको इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी TV चैनलों में हमेशा आपको डिबेट और डिस्कशन में मिलेंगे। तो निपुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत धन्यवाद। तो सर आज जो हम लोग का विषय है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सर जो जजमेंट आया, जो केस था ST SC से रिलेटेड, और केस का नाम था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह जी। तो उसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर फिक्स किया है ST SC में, क्या आपको लगता है कि सर ये उचित निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? और दूसरा कि अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर दे दिया गया कि वो उसमें जो ST SC जो है उसमें वो सब कैटेगरी बांट सकते हैं। देखिए, क्रीमी लेयर की जब हम बात करते हैं, क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? क्रीमी लेयर का सिंपल सा मतलब ये, हिंदी में इसको बोलते हैं मलाईदार परत, कि जो पहले मलाई ले चुके हैं या जिनके पास पहले से मलाई है, जिनको सेपरेटा दूध नहीं मिल रहा है, जिनको मलाई पहले से मिल रही है, तो उनको आगे दिक्कत नहीं है। जो आरक्षण की हम बात करते हैं वो दिया गया किस लिए कि भाई जो आपका समाज में, यानी कि जो एक हमारा रेस थी या सामाजिक न्याय की जो बात थी, उसमें जो बहुत पीछे रह गए थे। और देखिए, बात सिंपल से कही जाती है कि जब हम बात आरक्षण रिजर्वेशन की बात करेंगे, रिजर्वेशन का मेन मोटिव क्या था कि जो पीछे रह गए हैं उनको आपको आगे लेकर आना, उनको सबका, यानी जो हम कहते हैं ना कि आपका इक्वालिटी की बात हम करते हैं। और इक्वालिटी क्या कहती है? आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सबके साथ समान न्याय किया जाएगा, सबको एक इक्वल क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उसके साथ जब हम आरक्षण को देखते हैं तो ये विभेदीकरण हो जाता है, यानी कि आपका कहीं ना कहीं विभेद करता है। लेकिन जो ये आरक्षण विभेद करता है, ये पहले की स्थापित असमानताओं को दूर करने के लिए करता है विभेद। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि हमने जो विभेद किया उससे एक वर्ग के अंदर क्या हो रहा है, फिर असमानताएं आ जा रही हैं। हो क्या रहा था कि जैसे हम बात करें क्रीमी लेयर की, भाई कोई IAS अधिकारी बन गया आरक्षण का लाभ लेकर, अब उससे अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ क्यों मिले? जेन्युइन सी बात है। और जैसा भी आपने कहा, मैं UPSC में करीब 12-13 साल मेरे को हो गए,
तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पहले आईएएस अधिकारी हैं, आज उनके जनरेशन को, जो अगली जनरेशन, उनको आरक्षण का लाभ मिला। बहुत फेमस नाम भी है, टीवी मतलब सोशल मीडिया बड़ी फेमस एक पर्सनैलिटी है, 2016 की टॉपर थी शायद, 2016 या 15 की। उनके माताजी पिताजी दोनों अधिकारी, आईएएस रैंक के अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ओके। तो नाम वो आप समझ रहे हैं, सब लोग समझ भी गए होंगे। उनकी जो बिटिया थी, अब उनको तो जो बचपन से आप देखें भी सारी फैसिलिटीज़ मिली, जैसा वो टॉप स्कूल चाहे टॉप स्कूल में पढ़ी, एजुकेशन अच्छी, डाइट अच्छा, इन्वायरमेंट घर का अच्छा, दोनों मम्मी पापा क्या हैं, हाई लेवल के आपके ऑफिसर्स हैं। तो उनको जब इन्वायरमेंट मिला तो उनको फिर किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो पिछड़े हैं, जबकि उसी समाज के जो आईएएस नहीं बन पाए और उनके परिवार के लोग वो आज भी हाशिए में पड़े हैं। लेकिन उसका लाभ कौन ले रहा है कि जो आईएएस की बिटियां हैं जिनको सारी फैसिलिटीज़ मिली। जाहिर सी बात है कि जो वो गांव में बैठा बच्चा है उसी समाज का, ऐसी समाज का, उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिली, और वो जो सीट उसकी मान ली 10 सीटें हैं और 10 सीट में ये 5 बच्चे ऐसे आ गए जो ऑलरेडी आईएएस के बच्चे हैं या अच्छे क्रिमिलियर के अंदर आ गए, वो ले गए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसी समाज की 5 सीटें खाई या नहीं खाई, जबकि उनको लाभ मिलना चाहिए। तो जो गांव देहात में बैठा बच्चा जिसको उसका आरक्षण लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ की भी सीटें खा गए। और मैं कई बार मानता हूँ कि मेरिट भी गड़बड़ हो जाती है। जो गांव का बच्चा तैयारी करके आ रहा है उसकी मेरिट कम होगी, लेकिन जो इस तरह के बच्चे जिनके मम्मी पापा दोनों आईएएस, बचपन से हर तरह की फैसिलिटीज़ जिस स्कूल में चाहे वहाँ पढ़े, जितने अच्छा ट्यूशन चाहे एजुकेटर चाहे वैसा ले, जितना अच्छा कोचिंग चाहे वहाँ पर ले, एक कोचिंग में समझ में नहीं आया दूसरे कोचिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं, जितनी बुक्स हो सकते हैं, जितने नोट्स हो सकते हैं, जितने ऐप हो सकते हैं, सब वो ले सकते हैं। लेकिन गांव के बच्चे को कोचिंग करना भी बड़ा मुश्किल है जी। और वो किस तरह से अपनी मेरिट लेकर आएगा उसके मुकाबले नहीं हो पा रहा है। तो देखा जाए तो वो जो 5 बच्चों ने सीट खाई 10 में से, वो उन गांव के बच्चों की, उन बच्चों को जिनको आरक्षण का लाभ उनके माँ बाप की वजह से या वो जो पूरा जनरेशन चलता रहा है वो नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा मानना है कि क्रीमिलियर होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है भाई? आरक्षण का मकसद था समानता लाना। ये थोड़ी होगा कि आरक्षण का मतलब फिर दोबारा से आपकी असमानताएं बढ़ जाएं और समाज का एक वर्ग, यानी कि अगर हम एक समूह की बात करेंगे, आपका एक एससी समाज है, तो एससी समाज का एक वर्ग जो आपका उस आरक्षण से आगे निकल गया, अब उन्हीं की जनरेशन लाभ लेते रहे, तो फिर तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ भी एक अगड़ा पिछड़ापन पैदा हो जाएगा। फिर जो पिछड़ा होगा उसको फिर कैसे आप आगे लाएंगे जी? तो उसके लिए जरूरी है, उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो मानता नहीं कि इसमें कोई अनलॉजिकल बात है। अगर हम तार्किक रूप से देखें, न्यायालय में यही कहा है कि तार्किक रूप से जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया, जो आगे बढ़ गए, अब उनके अगली जनरेशन को तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पैदाइशी बात होती है। जैसे मान लीजिए, मैं अभी आपको उदाहरण दिया, मान लीजिए एक मिस्टर राकेश है और मिस्टर राकेश की पैदाइश बहुत ही निम्न पृष्ठभूमि में पैदा हुई, मतलब उनकी पैदाइश हुई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उनकी हुई, उनको आरक्षण का लाभ मिला और वो एक अच्छे अधिकारी बन गए। एक अब जो उनकी अगली जनरेशन है, उन्होंने तो वो सब चीज़ फेस नहीं की जो राकेश जी ने फेस की है जी। तो राकेश जो उसका लाभ मिल गया, अगली जनरेशन को फिर इस बात बेनिफिट क्यों दिया जाए? बेटर है कि जो उसी कम्युनिटी के दूसरे सुरेश हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला अब तक, उनको मिले और वो भी राकेश जी के बराबर में आके बैठे जी। तो उसके लिए जरूर इसमें क्या दिक्कत है? तो सर, जैसा आपने बताया है कि क्रीमिलियर होना चाहिए, तो सर आपको लगता है कि ये जो देश की जो जनता है, खासकर जो ST SC से बिलोंग करती है, वो इसको पॉजिटिवली लेंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कहीं ना कहीं इसको एक मुद्दा बना के हो सकता है आंदोलन करे और देश में अशांति फैलाने का कोशिश करे? देखिए, पॉसिबिलिटीज़ तो पूरी हैं और मुझे लगता होगा भी। मतलब मेरा अपना जो लगता है कि मुझे अच्छे से याद है, एक SC ST एक्ट के ऊपर डिसीजन आया था कोर्ट का, आपको याद होगा 2015-16 की बातें हैं। तब उन्होंने डिसीजन ये कहा था कि भाई SC ST एक्ट लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, जिसके ऊपर एक्ट लगाया गया, ये तो देख लो कहीं झूठा एलिगेशन तो उसके ऊपर नहीं लगा दिया गया व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि कई बार ऐसा होता था। तो कोर्ट ने इतने कहा था कि भाई जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा तो उस व्यक्ति के भी ह्यूमन राइट्स हैं, उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट है। ऐसा तो नहीं कि किसी और कारणों से, क्योंकि एक प्रिंसिपल का केस आया था, आपने देखा होगा, सब बहुत अच्छे बड़े ऑफिसर के ऊपर, जो उनके ही डिपार्टमेंट के एक छोटे अधिकारी थे, उन्होंने एलिगेशन लगा दिया, अंदर कुछ खटपट थी कि भाई छुट्टी नहीं मिली, ये दुनिया भर की बातें, तो झूठे एलिगेशन से था। तो तब क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि SC ST हम ख़त्म कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस पर ये आरोप लगे, एलिगेशन लगे,
तो वो क्या करें, उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के फिर गिरफ्तारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने क्या कि जैसे आरोप लगते हैं आप क्या कर रहे हैं, तत्काल गिरफ्तार कर दे रहे हैं। आपको FIR तक की जरूरत नहीं है, आपको जमानत तक की जरूरत नहीं है, मतलब जमानत आप तक नहीं देंगे। तो उस समय भी ये मामला हुआ था, जैसे ये मामला डिसीजन आया तो लोग सड़कों पर थे कि हमारा, और एक इस प्रकार का एक नेगेटिव ह्यूमर फैला दिया गया था कि आरक्षण के लेकर मैटर है, जबकि आरक्षण से उसको कोई लेने देना नहीं था। ये तो सीधे सीधे आरक्षण से लेने देना है। एक्चुअली संजय जी क्या है कि समाज में कोई भी वर्ग अगर किसी चीज़ का लाभ लेता है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि सुरेश, मैंने एक काल्पनिक नाम लिया राकेश जी का। अब राकेश जी लाभ ले रहे हैं, राकेश जी चाहते हैं कि मेरी अगली जनरेशन को भी लाभ मिले। वो ये नहीं देख रहे कि किस समुदाय की वजह से मुझे लाभ मिल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि राकेश जी को खुद ही अपना आरक्षण का लाभ त्यागना चाहिए था, खुद ही आगे बढ़ना चाहिए था कि भाई मुझे इस समाज की वजह से लाभ मिला है और मुझे लाभ मिलने के बाद मैं अब संपन्न हो गया हूँ, मैं अब सब कुछ से एकदम संपन्न हूँ, मैं अगली जनरेशन को बेहतर सब चीज़ें दे सकता हूँ, तो मुझे आरक्षण का लाभ लेना नहीं चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति जो एक मैं काल्पनिक नाम आपको बता रहा हूँ, वो नहीं चाहेगा कि मैं उस लाभ को छोड़ूं। अब वो क्या करेंगे, पोलराइजेशन करेंगे। और जो वो गांव में बैठा व्यक्ति है वो इतना जागरूक नहीं है कि उसका हो क्या रहा है, उसको कहा जाएगा तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा है। देखिए जैसे संविधान बदल देंगे, जबकि आप देखिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बार बार कहे कि खुद अम्बेडकर जी भी आ जाएं तो भी क्या होगा, संविधान नहीं बदला जाएगा। लेकिन वो जो 4 नेताओं ने बोला बीजेपी के, उसको कांग्रेस और सपा ने इतना ज़्यादा नीचे तक पहुंचा दिया कि लोगों ने विश्वास कर लिया। वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात को नहीं पकड़े। तो बात यह है कि वो किस प्रकार से झूठ परोसा जाएगा, किस प्रकार से बातें रखी जाएंगी, और वो रखी किसके द्वारा जाएगी, जो संपन्न है उस कम्युनिटी का, जो ऑलरेडी आरक्षण का लाभ ले चुका है, वही इस कार्य को करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी जनरेशन को आगे लाभ दूं। मुझे तो लगता है कि रियलिटी में जो सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट उसी वर्ग के जो संपन्न हो चुके लोग हैं वो नहीं चाहते कि नीचे तक पहुंचे जी। दैट्स द रियलिटी। भाई आपका फॉरवर्ड क्लास को तो इसमें कोई मतलब नहीं है, जिनको सुन जाते हैं उनको तो कोई मतलब नहीं है। वो तो बल्कि इसको अगर कोई तार्किक व्यक्ति होगा उसकी तारीफ भी करेगा कि भाई बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि भाई मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हमारे यहाँ जब आरक्षण की व्यवस्था आई तो हमारे पूरे भारत के समाज ने इसको क्या क्या स्वीकार किया। मैं कहीं पर देखता भी हूँ कि स्वर्ण जातियों को आलोचना की जाती है, या और समाज को, ओबीसी को तो अब आरक्षण मिला है, 90s में मिला है, पहले तो ओबीसी की आलोचना होती थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हमारी स्वर्ण जातियाँ हों या ओबीसी हों, उन्होंने कभी आरक्षण का विरोध किया? अगर विरोध किया होता तो आरक्षण लागू ही ना हो पाता स्टार्टिंग में। तो यानी कि सबने स्वीकार किया, कहीं ना कहीं पूरे समग्र समाज ने माना कि हाँ भाई अगर अन्याय हुआ है तो हमें उसका कंपनसेशन देना चाहिए, तो हमने कंपनसेशन दिया। तो लेकिन अब उस समाज में आप देखें तो वो समाज देना नहीं चाह रहा है। उसी समाज का एक वर्ग जो है, जो संपन्न हो गया है, वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि आगे मेरी जनरेशन को लाभ मिलता रहे। और ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लीजिए, लेकिन ये प्रवृत्ति जिस सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं उसके लिए घातक होगी जी। तो सर जैसा आपने चर्चा किया ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा उसको डायलूट किया कि भाई जिस आदमी के ऊपर एलिगेशन लगा है उसको भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, कि वो पहले पता तो चले, जांच तो कि वो दोषी है कि नहीं, उसको आप डायरेक्ट कैसे अंदर कर सकते हैं, और बेल भी देंगे। तो सर पहला प्रश्न तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद गवर्नमेंट ने उसको फिर दोबारा से लॉ लाया, उसको अमेंड किया कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड करते हैं ST/SC एक्ट में, तो उसको यथावत बनाया गया। दूसरा सर जो आपने बोला कि ये जो कुछ कम्युनिटी है जो कि बेनिफिट लेते हैं इससे, जैसे राजस्थान की मीणा कम्युनिटी है और भी ऐसे कई कम्युनिटी हैं, स्पेशली नाम लेने की जरूरत नहीं है हमको, काफ़ी जो है सो इससे बेनिफिशियल है। तो भाई है कि दूसरे कम्युनिटी में उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ये जो हमने जो अभी डिस्कस किया कि आपको लगता है कि सरकार भी कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के आंदोलन में या उनके सड़क पे उतरने से दबाव में आ सकती है और इसको फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको डायलूट करने के लिए इसमें अमेंड करे? एक बड़ा अच्छा मुझे बात याद आई, जब पूरा कई बार जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बात कही जाती है तो मुझे याद तो नहीं आ रहा किस प्रधानमंत्री की घटना है, लेकिन उनका कहना ये था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, याद तो मुझे आ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। उनका कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी ना सामाजिक सुधार नहीं करते, आप इनको सोशल रिफॉर्म्स की बात बोलो तो वो नहीं करेंगे, वो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को देखते हैं कि हमारा वोट कैसे सधेगा जी, और सत्ता में रहेंगे तो सत्ता में रहने के बाद कुछ कर भी सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की सोच होती है। अब जैसे आपका किसान बिल देखिए,
मैं तो आज भी कहता हूँ उस बिल का मैं सपोर्टर हूँ, जी उन बिलों का सपोर्टर हूँ। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठ के बात करे, क्योंकि जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे तब से हम कहते आ रहे हैं कि कृषि का रिफॉर्म तभी होगा जब कृषि का विविधीकरण और व्यवसायीकरण होगा। जी जब तक आप किसान एक व्यक्ति क्या है कि वो ये सोच कर कमाएगा कि मेरा खाना पीना चल जाए, जी। भोजन चल जाए, मेरा खर्चा चल जाए, तब तक वो कृषि में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा। जी जब तक इसमें निवेश नहीं आएगा कृषि के अंदर, तब तक उसकी बात बनने वाली नहीं है। लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब जो उसमें क्या थे, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के जो किसान थे, ये संपन्न किसान हैं। लेकिन पूरे देश के जो किसान हैं वो संपन्न किसान नहीं है उतने, जितने संपन्न वो लोग हैं। उस कानून के आने से उनको नुकसान हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, जी भाई जाहिर सी बात है, मुझे भी अपने हितों का संरक्षण करने का अधिकार है। तो उनके लिए वो क्या था, बिल उतने उचित नहीं थे, उन्होंने उसका विरोध किया। तो ये स्वाभाविक घटना है। अब सरकार को भी क्या करना पड़ा, सरकार क्या करेगी? सरकार देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। अब लोग अगर इतने अग्रेसिव हो जाएंगे कि वो 26 जनवरी की क्या स्थिति बना देंगे देश की, लाल किले की, तो सरकार को अब क्या ना, मामला ऐसा होता है कि सरकार अगर बल का प्रयोग कर दे तो फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में अंतर क्या रह गया। इस बार जब किसान आ रहे थे तो आपने हरियाणा के बॉर्डर उनको रोका, उस पर हल्ला कि आपने रोक कैसे दिया। तो डेमोक्रेसी में इस प्रकार की चुनौतियां, इस प्रकार की बातें रहती हैं। आपको सब लोगों को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि सरकार को दबाव में आना स्वाभाविक घटना है, इसमें आप इसको, लेकिन होता क्या है ना कि जब आप बार बार इस प्रकार का, ये पहली बार नहीं है SC एक्ट क्रिमिनल के बाद, ये बात बहुत पहले से चलती आ रही है। कई बार डिस्कशंस में आई है, कई बार चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार पूछा है। मुझे याद है जब मनमोहन सरकार थी, मुझे ये तो याद नहीं आ रहा है, उन्होंने पूछा भी है, सरकार से पूछा भाई क्यों नहीं क्रिमिनल लेयर का प्रावधान SC ST के लिए भी होना चाहिए, पूछा है, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया था इसी डिस्कशन के दौरान के अंदर। फिर वो बात आई गई, अब डिसीजन आई गया कि होना चाहिए। तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग के काम करती है, सामाजिक न्याय देना सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन न्यायपालिका भी तो सामाजिक न्याय के लिए बैठी है। भाई सरकार के तीनों अंग ही सामाजिक न्याय के लिए बैठे हैं। तो जो कार्य पॉलिटिकल पार्टीज ना कर पाए, सरकार ना कर पाए, वो न्यायपालिका कर रही है। हमारा मकसद है कि सामाजिक न्याय एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो सरकार को, पार्टी को करने बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में वोट का दिक्कत हो जाती है, वोट बैंक हो जाता है, उसको पोलराइजेशन कर लिया जाता है अलग अलग पार्टी के द्वारा। अभी मैं देख रहा हूँ इसी बात को, आप देखिए, खुद जो बीजेपी के सहयोगी हैं चिराग पासवान, वो इसका विरोध करने लग गए हैं कि भाई ये डिसीजन गलत है। अब मोदी सरकार इसको स्वागत अगर करे तो करे कैसे। अभी हम देखें नीतीश कुमार जी हैं, या आपका आंध्र प्रदेश के जो क्या नाम है इनका, नायडू साहब जो हैं, नायडू साहब हैं। तो ऐसे ही जो 2-3 लोग हैं, किस रुख बदलेंगे। ये पहले की सरकार नहीं है। अब देखिए, जब क्लियर मेजोरिटी की सरकार थी, उसको SC ST डिवीजन वापस लेना पड़ गया, क्योंकि खामियाजा भुगत चुके हैं। इस चुनाव में हुआ क्या कि जो ह्यूमर फैला कि संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल देंगे इसका प्रभाव SC ST समाज में ज़्यादा है, क्योंकि संविधान से उस समाज को ज़्यादा प्रोटेक्शंस मिले। भाई स्वर्ण जाति को क्या मिला, वो तो पहले से ले रहे थे, जो कुछ सबको मिल रहा है, बोलने की आज़ादी तो पहले से थी। सही मायने में तो संविधान कानून किसको संरक्षण देता है, वो कमजोर को संरक्षण देता है। तो कमजोर वर्ग को एकदम से लगता है कि अगर ऐसा खत्म हुआ, परिवर्तन हुआ, तो सीधा सीधा हमारे हितों में दिक्कत आ जाएगी। तो अगर इस प्रकार का आरक्षण का ह्यूमर फैलता है, इस प्रकार की बातें होती हैं, आंदोलन शुरू होते हैं, तो फिर दिक्कत होगी, इश्यू होगा, सरकार बदल भी सकती है। मैं तो मानता हूँ सरकार दबाव में आएगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जनता अगर सड़कों पे आएगी, जनता को समझाना भारी पड़ जाएगा। क्योंकि मैं तो खुद उस आंदोलन के समय, जिस समय SC ST को लेकर आंदोलन था, मैं उस दिन जयपुर में था इत्तेफाकन। तो मैं एक इंस्टीट्यूट में क्लास ले रहा था, तो वहाँ पे कुछ बच्चे आए, उन्होंने बंद कराया इंस्टीट्यूट को। तो मैं फ्री हो गया, मैं अपना कुर्ता डाला और मैं अपना आंदोलन के पहुँच गया। मैं जाके रेल की पटरी, टोंक फाटक एक पड़ता है वहाँ पर जयपुर में, तो वहाँ पे सब बैठे हुए, तो फाटक के पास रेल रोक कर बैठे हुए थे। मैं जाके पूछा, भाई क्या हो रहा है हमें? नहीं भाई आंदोलन हो रहा है। मैं किस चीज़ का, क्या आरक्षण खत्म हो रहा है? मैंने कहा कि नहीं, आरक्षण नहीं, वो तो एक अलग मैटर था, SC ST का एक्ट पे मैटर था। बोला नहीं, मैं तुम्हें किसने बताया? बोला जी वो भाई साहब है जो गाँव के हमारे नेताजी, वो लेकर आए हैं। मैं उनके पास गया, मैं कहा भाई साहब झूठ क्यों बोला इनको? उन्होंने कहा फिर आते नहीं,
फिर आते नहीं। अब दूसरों की बात सुनेंगे नहीं, वो अपने नेता की, क्योंकि नेता उनके 10 काम करवाता है गांव में, तो उसकी बात सुनकर वो आएंगे। तो ये नेचुरल है, और डेमोक्रेसी में ऐसे ही वाद विवाद संवाद से बातें चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है, और उसी वर्ग के ही लिए ज़रूरत है। इसमें अदर कम्युनिटी का मतलब ही नहीं है, मतलब हम अपर कास्ट की बात करें, ओबीसी की बात करें, उसका मतलब ही नहीं है। वो SC समाज के लिए ही उपयोगी है। तो सर, जैसा कि आपने बोला कि न्यायपालिका भी हमारे देश का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, और वो भी डिसीजन समाज की भलाई के लिए लेता है। लेकिन सर, आप देखेंगे, चाहे वो शाहबानू का केस हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक और हलाला का मामला हो, चाहे वो आपका जो है सो ST SC में भी क्रीमी लेयर का मामला हो, जो भी अनपॉपुलर डिसीजन होते हैं वो हम लोग क्यों कोर्ट के हाथ में छोड़ देते हैं? जैसे सर, क्रीमी लेयर का 8 लाख जो व्यक्ति सालाना कमाता है, ये डिसाइड करना तो लेजिस्लेशन का काम है, पार्लियामेंट का काम है। कौन कौन कास्ट जो है ST SC में आएंगे, ये भी पार्लियामेंट का काम है। तो ये सब सारे सर जो अनपॉपुलर जो डिसीजन हैं वो हम लोग कोर्ट के हाथ में दे देते हैं, जैसा आपने बताया कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो सर, 70 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं हुए, कब ये इंडियन डेमोक्रेसी में मैच्योरिटी आएगी कि पार्लियामेंट भी मैच्योर होकर ये सब डिसीजन लेना स्टार्ट करेगी? देखिए क्या ना संजय जी, ये हम लोग जो कंपेयर करते हैं 70 ईयर्स की, अगर आप अपनी डेमोक्रेसी को देखें तो मैं मानता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जितनी सक्सेस डेमोक्रेसी हमारी है दुनिया में, आपको किसी को नहीं दिखाई देगी जी। हम अमेरिका की डेमोक्रेसी को देखते हैं तो अमेरिका की 1776 से डेमोक्रेसी, जी जी जी। और हम कब के, ब्रिटेन कब की डेमोक्रेसी, ठीक है ना, हम कब की डेमोक्रेसी, उनके हिसाब से हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनिज्म है। जी ठीक है, अब समाज में जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, अमेरिका का तो समाज ही कुछ नहीं है, जी हमारे समाज में डाइवर्सिटी कितनी है। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लेकर चलना, वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से लेकर चलना, इज़ वेरी टफ टास्क। जी ये आसान बात नहीं है। अब जो आप यूरोप में देखते हैं छोटे छोटे जो देश बने हुए हैं वो लैंग्विस्टिक बेस पे बने हुए देश हैं। स्पेनिश बोलने वाले स्पेन बना लिए, इंग्लिश बोलने वाले ब्रिटिश बना लिए, वहाँ इतनी डाइवर्सिटी थोड़ी ना है, ये इतनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर है। तो ये देश हमारा ऐसे ही बढ़ेगा आगे धीरे धीरे। इसमें मैं बड़ा मतलब निराश नहीं इस चीज़ को लेकर। और 70 ईयर्स में अगर हम आसपास ही नजर डालें, चाहे पाकिस्तान देखिए, चीन देखिए, और देशों को आप देखिए, उनके हिसाब से तो मैं मानता हूँ हमारी डेमोक्रेसी बहुत बेटर डेमोक्रेसी है। ठीक है, अभी जागरूकता का लेवल उस लेवल तक पहुँचा नहीं है और समय लगेगा उस चीज़ में। भाई आज हम अमेरिका की स्थिति देखें, अमेरिका कब चमका है? अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चमका और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सुपर पावर बना। नहीं तो उससे पहले तो अब्राहम लिंकन के दौर की आप बात करें तो अब्राहम लिंकन ने खुद ही सिविल वॉर करा दिया था अपने देश के अंदर, सिविल वॉर हो गया था। हमारे यहाँ कम से कम वो स्थिति तो नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे जागरूकता का लेवल पहुँच रहा है और देखिए लगातार रिफॉर्म्स आ रहे हैं, धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अगर अब नहीं स्वीकार किया 2-4 साल बाद करेंगे। अभी शाहबानो केस का अपना एग्जाम्पल दिया, कब का वो केस है? वो राजीव गांधी का, यानी कि आपका 90s का केस है। हो गया 20 साल के बाद फिर सेटल हो गया, वो ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। अब वो आपका गुजारा भत्ता भी मिला। अब क्या होता है कि समाज के अंदर कोई बात आई तो एक विमर्श शुरू होगा। अगर मान लीजिए इसमें आंदोलन हुआ और ये सगा वापस लेना पड़ा तो इसमें क्या होगा? आपका एक विमर्श शुरू होगा समाज के अंदर। फिर वो जब विमर्श शुरू होगा धीरे धीरे नीचे तक जाएगा। फिर अरे यार ये कितनी बड़ी गलती की थी हम लोगों के साथ में, मिस्टेक हुआ था। तो जो आज इसका विरोध करेंगे, आज से 10 से 20 साल बाद उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ 20 साल तक वो पॉलिटिक्स कर ले जाएंगे। लेकिन समाज में भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो उस समय विरोध कर रहे थे या समर्थन कर रहे थे, 20 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है। जैसे मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव आ गए, अब मोदी जी हैं, इनका फिर अगली जनरेशन के लोग आ जाएंगे तो फिर उसको मौका देना शुरू कर देते हैं। अब जैसे राहुल गांधी जी अपना पूरा इतिहास देखिए कांग्रेस का, तो जितना ज़्यादा ने लोकतंत्र का गला घोटा है, संविधान गला घोटा है, उस आधार पे तो इनको संविधान की किताब उठानी नहीं चाहिए। जी जी। मतलब जिस प्रकार से संविधान को ताड़ता, चाहे नेहरू जी की आप बात करें, चाहे इंदिरा जी की बात करें, चाहे राजीव गांधी जी की बात करें, और खुद आप मनमोहन जी के टाइम में सोनिया गांधी जी बात कीजिए कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उस परिषद में कौन मेंबर होंगे आज तक नहीं पता, कोई उसका मापदंड नहीं था। जो सोनिया गांधी जी को अपने फेवर के लेके उन सबको बैठा दिया, कोई मापदंड था, कोई IAS अधिकारी थे, कौन थे, कोई ऐसे सब पॉलिटिकल थे, और वो PMO को गाइड करेंगे। इससे बड़ा क्या होगा आपका? मतलब संविधान को तार तार करने वाली बातें, आज वो संविधान की किताब उठाए घूम रहे हैं। तो अब क्या होता है, जनरेशन चेंज होती है तो लोगों उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें पहुँचती हैं। अब देखिए क्या ना,
कांग्रेस ने बात की संविधान खत्म हो जाएगा, मैं संविधान को बचाऊंगा, डरो मत डरो मत, राहुल गांधी सब जगह बोल डरो मत। हल्का सा ईडी की बात आई, डर गए। वैसे तो पूरे देश को हल्ला कर रहे हैं डरो मत, लेकिन जैसे ईडी की बात आई तो डर गए कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो बात क्या है कि ये थोड़ा सा धीरे धीरे समय लगता है, क्योंकि अभी जागरूकता का लेवल उतना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सोशल मीडिया आज की तारीख में है, जैसे आप जैसे लोग ये काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, मुझे आपने बुलाया। अब होता क्या है कि हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम उधर भी काम कर रहा है। जैसे बहुत से यूट्यूबर हैं और बहुत फेमस हैं, वो पता नहीं कहाँ से तर्क निकालते हैं, कोई तर्क नहीं, बैठ के बात करें बेतुके, मतलब मैं उनको बोलता हूँ कुतर्क करते हैं। कल ही की बात है, मैं एक टीवी डिबेट में था, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्राइवेट जेट में जाते हैं, अडानी के ये वो, तो मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन कहा, मैं कहा कोई इसमें तो कोई इशू नहीं है, संवैधानिक असंवैधानिक नहीं है। आप सोचिए इंडियन नेवी को, बाकायदा इंडियन नेवी की शिप को राजीव गांधी जी की शादी के बाद जब हम जाते हैं, मोस्टली भाई जो दंपति नए दंपति वो घूमने के लिए जाते हैं, जिसको आप लोग शायद कुछ बोलते हैं, मैं तो उसको चंद्रमा और शहद बोलता हूँ। हाँ, शहद और चंद्रमा बोलता हूँ हिंदी में, आपने वो बोला। उस पर वो भारतीय नेवी का शिप लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि इंडियन नेवी का शिप लेके जाना सही है या किसी का प्राइवेट जेट ले जाना सही है? मैं तो नहीं मानता कि नेवी को आप किसी, भाई ठीक है, मेरी कोई फ्रेंड है, मेरा कोई दोस्त है, वो अमीर अरबपति खरबपति है, मैं सब घूमूं, से मैं क्या संवैधानिक बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने भारत सरकार के शिप को आप लेके जा रहे हैं, तो आप तो आपका बपोती होगी आपकी नेवी, क्या आपके परिवार की बपोती, आप उसको लेके घूमने अपनी वाइफ के साथ में, आप जाके एक टापू पर रुक रहे हैं, नेवी आपको पूरा सिक्योरिटी गार्ड दे रही हो, कर रही है, आपने मजाक बना रखा था देश को। तो बात है, मतलब ये इस तरह की बातें कुतर्क करते हैं। तो रिप्लाई, अब बात एक इकोसिस्टम वो भी पूरा डेवलप है, जो एकदम से वो पूरा एकदम स्टार्ट हो जाता है, काम शुरू कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और पॉलिटिक्स में चलता ही है। अब जैसे राहुल गांधी जी ने चक्रव्यूह वाला उदाहरण दिया, पूरे देश की जाति पूछने को तैयार हैं, अगर कोई इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आपकी जाति क्या है, उस पर आप गुस्सा हो जा रहे हैं। तो एक वो भी एक मैटर है। तो अब उसमें दूसरा जो पार्टी के साथ सहयोगी हैं, आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन ऐसा एकदम जलवे जलाल दिखाया, पता नहीं क्या हो गया, तुमने पूछी कैसे, मैं नाम लेने जा रहा हूँ उनका, जैसे पता नहीं क्या अपराध हो गया। अरे तुम भी तो माइक लगा के इसमें पूछ रहे हो। मैं तो कई बार देखा हूँ, राहुल गांधी ने कई बार पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, मीडिया के लोगों से पूछा, पब्लिकली पूछा है, चुनावी रैलियों के दौरान लड़कों को बुला के जाति क्या है तुम्हारी, इसलिए तुम पीछे हो। अब तुम्हारे अगर कोई जाति पूछे, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब क्या ना, सेम वही व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूँ, एक लाइन कहते हैं हम लोग आपस में, तो तुम फील करना तुम्हें कैसा महसूस होगा, तब तुम्हें चलेगा तुम्हारा व्यवहार कैसा है। तो बात वही वाली बात है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में सब चलता है, सब एक तो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अपना वोट बैंक को कोशिश करते हैं, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात हो तो उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसी तरह चीज़ें चलती हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करता है। तो राहुल गांधी वो प्रयास कर रहे हैं, या और पार्टियाँ जो करेंगी उसी प्रयास की तरह देखेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का बेंच था, उसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी जी का डिसेंटिंग ओपिनियन रहा है। उन्होंने इसके बारे में ये बोला कि उनका मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो ST SC को अलग अलग कैटेगरी में बांटे। ये राइट हमेशा से प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। दूसरा सर, ये जो जस्टिस पंकज मित्तल है, उन्होंने गीता का, मैं उस पर मैं बताऊंगा, पहले इसका उत्तर देता हूँ पहले प्रश्न का ना। देखिए, ये बात बड़ा मुझे बेमानी बात लगती है, इसलिए लगती है कि इस पर चर्चा कोई विषय ही नहीं है। केशव भारती केस का निर्णय आया था 13 जज की बेंच से, 706 के उससे निर्णय आपका आया था, जिसमें उन्होंने मौलिक ढांचे का बात कही। 6 उसके विरोध में थे, 6 का विरोध मायने करता है आज। मौलिक ढांचा 7 का आ गया, बात खत्म हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो अगर कोई ये कह रही हैं, उनका आधार ठीक है, उन्होंने अपनी बात को रखा क्योंकि हमारे अधिकार है। लेकिन 6 जब के पक्ष में है तो लोकतंत्र तो बहुमत से चलता है, और वो भी इतनी भारी मेजोरिटी से, 7 में से 6 के पक्ष में, तो फिर ये बात बेमानी हो जाती है। उनका जो लॉजिक है वो अपने हिसाब से अपना लॉजिक दे रही है कि राज्य को नहीं, प्रेसिडेंट को होना चाहिए। लेकिन संविधान की व्याख्या नए तरीके से करने का अधिकार भी किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। तो न्यायपालिका उसकी व्याख्या कर सकती है। भाई हमारे यहाँ पर क्या था कि 2 देश हैं, एक है अमेरिका और एक है ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन का संविधान ही नहीं है। ब्रिटेन कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और अमेरिका कहता है विधि की उचित प्रक्रिया, सम्यक प्रक्रिया। हमारे यहाँ जो संविधान है, संविधान में यही लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
लेकिन जब मानका गांधी केस हम देखते हैं जो 1978 में आया था, वहाँ हमने अमेरिका की जो डेफिनेशन है उसको हमने क्या किया, अपने संविधान में जोड़ दिया। और वहीं से आप देखेंगे जो न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक सक्रियतावाद, इन सब की शुरुआत को मैं सैद्धांतिक आधार मानता हूँ मानका गांधी केस को, जो राहुल गांधी जी की चाची है। वहाँ से कोर्ट ने जोड़ा कि संविधान की सम्यक प्रक्रिया, यानी कि आपकी विधि की उचित प्रक्रिया, सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहता है कि हम प्राकृतिक न्याय पे बात करेंगे, नेचुरल जस्टिस पे बात करेंगे। अब नेचुरल जस्टिस क्या है ये कौन बताएगा? ये बताएगा जज, ये बताएगी जुडिशरी कि क्या नेचुरल जस्टिस है। अमेरिका का पूरा संविधान यही है, क्योंकि अमेरिका में कहा जाता है संविधान सर्वोच्च है, लेकिन वो संविधान सर्वोच्चता न्यायपालिका की सर्वोच्चता में चेंज हो गई जी। लेकिन भारत में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। और जब न्यायपालिका में 6 और 1 की बात हो रही है, बात खत्म हो गई। तो अब देखिए सामाजिक, अब इसको वैसे समझते हम लोग, तो हमने आपको संवैधानिक बात कही। भाई मकसद क्या है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका कल्याण होना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए, यानी कि सामाजिक न्याय बिल्कुल धरातल तक पहुंचना चाहिए। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 70 साल में ठीक से नहीं पहुंचा पा रही है और राज्य सरकार को ये अधिकार दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ, इसमें बात यह है कि पॉलिटिकलाइजेशन होगा, राजनीति होगी, तो राजनीति तो अभी भी हो रही है, लेकिन अगर उसका अधिकार राज्य को दिया जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? या तो हम ये कह दें कि केंद्र सरकार पॉलिटिक्स नहीं करती है, राज्य सरकार ही पॉलिटिक्स करती है, पॉलिटिकली बेनिफिट लेती है। तो पॉलिटिकली बेनिफिट का आपने उदाहरण दिया, शाहबानो केस क्या था? या फिर SC/ST का जो आपका एक्ट था, उस पर सरकार ने डिसीजन वापस ले लिया, या जो किसानों का बिल था उसने डिसीजन वापस ले लिया। अभी जो आंदोलन ये होगा तो सेंटर की पार्टीज भी करेंगी। तो पॉलिटिक्स तो सब जगह हो रही है, चाहे केंद्र हो चाहे आपका राज्य में हो। तो जो हम देखते हैं कि राज्यों को, चाहे पंचायतों में आप देखें कि 50% तक महिलाओं को आरक्षण दे रखा है ना। या भी आपका देखिए बिहार में राज्य सरकार आरक्षण दे दिया, 75% तक आरक्षण कर दिया है। तो वो क्या किया राज्य सरकार ने? सामाजिक न्याय तो किया ना। तो अधिकार से देने में क्या दिक्कत है? कर सकते हैं। और हम देखते भी हैं, देखिए आप अगर थोड़ा सा देखेंगे SC कम्युनिटी को देखेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी जातियाँ हैं। जैसे एक आपका, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो कई सारी जातियाँ हैं। अब उसमें हम देखेंगे कि एक जाति ऐसी है जिसको समाज बहुत ही अलग भाव से देखता है कि नहीं इस कैटेगरी से तो बैठना उठना नहीं, ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसी SC कम्युनिटी में कुछ ऐसा भी समाज जहाँ पे लोग बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि वो इतना ऐसा उनका कार्य नहीं है। तो आप देखेंगे, मैं देखता हूँ समाज में, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज आपको दिखेंगी SC कम्युनिटी के अंदर ही, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ उसी कैटेगरी के अंदर, तो वहाँ भी तो अन्याय एक तरह बात है ना, कि वहाँ भी तो क्या है, आप क्या समानता है कि उसी कम्युनिटी का एक खास वर्ग को या एक खास समुदाय को आप क्या कर रहे हैं, समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है। तो रियलिटी में तो हकदार वो है जी। उसी समाज का जो उस समाज में भी ऊपर की स्थिति में है, तो उसको तो इतना ज़्यादा अधिकार की जरूरत नहीं। तो सही बात तो यही है। मैं मानता हूँ कि जो मेन मोटिव है हमारा, वो मोटिव पूरा भी इस तरह से ही होगा। तो सर, जैसा कि कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं ये क्रीमी लेयर पे, उनका कहना है कि ठीक है, कुछ ST और SC कम्युनिटी के लोग इकोनॉमिकली अच्छे पोजीशन में होंगे, लेकिन सोशली बैकवर्डनेस उनमें अभी भी है। इवन वो इकोनॉमिकली अच्छी कंडीशन में, चूँकि उनका जो मेंटल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं, जो सामाजिक बहिष्कार जो उनका सालों साल से हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनका मेंटल ग्रोथ को नहीं कर पाता है। तो आप अगर उसमें क्रीमी लेयर लाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ आप इनजस्टिस कर रहे हैं, सिर्फ उनका इकोनॉमिक स्टेटस को देख के, ना कि उनका मेंटल ग्रोथ को आप आकलन कर रहे हैं। और उनका जो सामाजिक बहिष्कार जो सालों से हुआ है, जब वो बच्चा स्कूल में पढ़ता था या कॉलेज में पढ़ता था, तो क्या उन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं? नहीं, प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न है आपका। अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो 15-16 की टॉपर थी, उनके पिताजी माताजी दोनों अधिकारी, उनकी जो बिटिया पढ़ी, उनकी जो पूरी एजुकेशन हुई होगी, वो तो सब कुछ हाई क्लास सब चीज़ें हुई होंगी। अब ऐसे तो हम देखेंगे ना, जो सोशल बात है, एक पंडित है, गरीब घर का है, बिल्कुल गरीब है, ठीक है, समाज में रेपुटेशन है, लेकिन स्ट्रगल तो उसको भी देखने को मिल रहा है जी। मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जिस भी क्षेत्र में या जिस गांव में जो डोमिनेट कम्युनिटी होगी, जैसे मान लीजिए एक जाट कम्युनिटी है किसी गांव में, तो वो डोमिनेट कम्युनिटी होगी। बाकी जो अदर कम्युनिटी उस गांव के अंदर होगी, उनको उस प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा जिस प्रकार का डोमिनेट सोसाइटी को मिलेगा लाभ जी।
और ये हर जगह, चाहे जाट हो, कहीं गुज्जर हो, कहीं ब्राह्मण हो, कहीं पर कोई भी कम्युनिटी हो, आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा। यही बात जो आपका तर्क है, यही तर्क अगर वो कम्युनिटी देने लगे जो वहाँ पे डोमिनेट कम्युनिटी नहीं है। जैसे मैं जहाँ से मैं आता हूँ, तो मेरा क्षेत्र पूरा जाट बेल्ट है, तो जो उनको लाभ मिलते हैं, जो मैं बचपन से देखता आया हूँ, वो मुझे नहीं मिला। मैंने कई बार देखा कि मेरे साथ कहीं ना कहीं गलत हुई हैं कुछ चीज़ें, जो बेनिफिट उनको मिल रहे हैं वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। एक दबंगई दिमाग में उनके, हमारे हम करते तो इश्यूज हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे, विवाद हो जाता था, पक्ष उनका लिया जाता था, हमारा। तो ये बात अगर मैं कहने लगूँ कि मेरे को नहीं मिला है बस इसलिए कि मैं एक स्वर्ण जाति से हूँ तो मुझे एक रिगार्ड मिल जा रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में मुझे कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड मिल रहा है, तो समाज में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये तो कोई आधार नहीं हुआ। फिर आरक्षण मिल क्यों रहा था, उनसे क्या मिला? सामाजिक कार्य, आपको सामाजिक समानता कब आई? जब आपको आर्थिक समानता आ रही है। भाई आरक्षण से आपको नौकरी मिल रही है ना, आर्थिक लाभ मिल रहा है ना। अब ठीक है सामाजिक रूप से आपको मिल रहा है, लेकिन आर्थिक लाभ से ही तो आपकी सब चीज़ें बढ़ती है ना। अब ये कोई कहे, जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल हमेशा बोलता हूँ कि एक IAS अधिकारी कोई बना और वो ऐसे समाज से है, कुछ आप एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि उसको विवाह करने में, स्वर्ण जातियों में दिक्कत आने वाली है ज़्यादा। जी ठीक है, कोई वो वाली बात हुई, अडेल वाली बात हो गई, वो बात वो अलग विषय है, लेकिन सामान्य तो नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण बालक है, बहुत ही गरीब व्यक्ति है, और वो अपनी मन मर्जी में शादी करना चाहता है, भाई शादी में इसलिए उदाहरण दिया शादी का, क्योंकि समाज का मेन तो शादी से जुड़ेगा। भाई रिश्ता करना रोटी बेटी का रिश्ता ही तो मेन माना जाता है ना। रोटी की व्यवस्था हो गई, बेटी की व्यवस्था हो जाए, सिंपल सी बात है, वही समाज रेपुटेशन होता है। तो क्या गरीब ब्राह्मण जो है उसका बच्चा उसको मिल जाएगा? उसको कोई शादी कर देगा? नहीं करेगा। उसका भी जब इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ेगा तभी वो शादी कर लेगा। ब्राह्मण IAS है तो वो शादी कर सकता है इजीली, अगर वो IAS की बेटी शादी करना चाहता है या IAS लड़की शादी करना चाहता है। मतलब आप इसको बहुत प्रैक्टिकल बात करें। अब रही बात कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी जीन डेवलप होता है। मैं इस पर ज़्यादा मेरी रिसर्च नहीं है कि वो जीन डेवलप होता है। मैं मानता हूँ कि अगर बचपन से बच्चे को सही माहौल मिले और एक सही इन्वायरमेंट में बच्चा पढ़े तो परिवर्तन आता है। सोसाइटी का आसपास का प्रभाव पड़ता है। मैं ये भी मानता हूँ कि भाई मान लीजिए एक ब्राह्मण समुदाय में है तो घर का माहौल इस तरह का है, चाहे तो पढ़ाई लिखाई का, लेकिन जो ऐसी समुदाय में IAS बन गया तो उनकी सोसाइटी में तो फिर IAS वाली हो गई ना पूरी सोसाइटी। तो ऐसे तो फिर वहाँ भी असमानता आते चल जाएंगी। और बात देखिए ये नहीं है कि उनका तर्क क्या है क्या नहीं है, उस समाज के उसी कैटेगरी के जो दूसरा व्यक्ति उसको लाभ नहीं मिल पा रहा। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 10 सीटें हैं, उनका क्या? यानी कि फिर तो आप आज राकेश के बच्चों ने लाभ लिया, फिर राकेश के बच्चों के बच्चे लाभ लेंगे, तो वो जो सुरेश है वो तो वहीं का वहीं रह गया। उसका लिफ्ट कैसे होगा, उसका उत्थान कैसे होगा? फोकस तो वहाँ भी करना है ना। ऐसे तो हर समाज में मैं कहता हूँ कि आप किसी समुदाय की बात कर लीजिए, जो रजवाड़े हैं उनके पास भी तर्क है। हम पहले कभी रजवाड़े हुआ करते थे, आज हमें सारी राजशाही खत्म कर सका, सब पैसा ले लिया, हमारा बचपन तो खूब पैसे में बीता, आज हम संघर्ष कर रहे हैं जीवन का। हम नहीं कर सकते क्योंकि हम इसके लिए पैदा ही नहीं हुए थे, हमें पता ही नहीं था संघर्ष। एक मजदूर का बच्चा पहुंच रहे हो कि भाई वो तो संघर्ष करता आया है। अपने अपने तर्क हैं सबके। मैं हालांकि मैं ये नहीं कहा कि उनके तर्क गलत हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो फिर तो समाज में कभी कुछ काम हो ही नहीं पाएगा। तो सर एक अंतिम सवाल और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि सर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो पंकज मित्तल जी हैं, उन्होंने गीता को कोट किया और बोला कि हमारे समाज में तो वर्ण व्यवस्था था, जो सिर्फ प्रोफेशन के आधार पर वो व्यवस्था था, लेकिन ये कब ये जाति व्यवस्था में बदल गई और इतनी रिजिडिटी के साथ फिर फॉलो होने लगी, तो ये समाज का सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ। और सर इसी के साथ आपको हम एक कोट हमको याद आ रहा है जो रामविलास पासवान जी एक ज़माने में पार्लियामेंट में किए थे। वो बोल रहे थे स्पीकर को पार्लियामेंट में कि देखिए स्पीकर सर, हमारे समाज में आप धर्म बदल सकते हैं, आप जाति नहीं बदल सकते, राष्ट्र बदल सकते हैं, अपना नेशनलिटी बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते हैं। ये ऐसी इतनी बड़ी अभिशाप है। तो सर इसको देखते हुए आप क्या बोलते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था जो इतनी रिजिडिटी से फॉलो की जाती है, और जैसा आपने अभी शादी ब्याह का भी एग्जांपल दिया कि कैसे कोई अगर व्यक्ति शेड्यूल कास्ट से हो और इकोनॉमिक रूप से संपन्न हो तो वो किसी भी जाति में शादी कर सकता है, क्या आपको लगता है कि सर आज भी ये जो जाति व्यवस्था है इतनी रिजिडिटी में, लोग इकोनॉमिक कंडीशन अच्छे होने से एक्सेप्टेंस समाज में आज भी है? अगर आप शहरी इलाकों को छोड़ दीजिए, अर्बन जगहों को छोड़ दीजिए। ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। पहले तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए क्या है ना कि जो आपने बात कही
ये मित्तल साहब ने जो बात कही, ये तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में विवाद इसी बात पर था। गांधी जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था। अंबेडकर की वर्ण व्यवस्था का ही तो बिगड़ा हुआ जो रूप है वो जाति व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था ना होती तो जाति व्यवस्था ना आती, और ये कालांतर में आई है। बहुत सही बात है, प्रोफेशनल बेस था। आज मैं टीचर हूँ तो टीचिंग के अकॉर्डिंग तो मैं ब्राह्मण हो गया, है ना, भले मेरा जन्म किसी उसमें हुआ हो। तो टीचिंग अध्यापन करने वालों को ब्राह्मण को कहा जाता था, जो अपना लड़ाई वड़ाई या रक्षा वगैरह का उनको क्षत्रिय, ये सब कैटेगरी थी। धीरे धीरे ये हुआ कि जिस समुदाय को जिसका लाभ ज़्यादा मिल रहा था, उसने सोचा कि मेरी अगली जनरेशन को उसका लाभ मिलता रहे, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक बांट के रख दिया कि भाई ये जाति जाति रहेंगी। नहीं तो हम देखें वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी जातियाँ, जैसे जाट एक कम्युनिटी है, जाट को आप कौन सी जाति इस वर्ण व्यवस्था में रखेंगे? बहुत सारी सी जातियाँ निकल के आई हैं, वो कालांतर में निकल कर आई हैं कि जिसको आप इन व्यवस्था में, इस पर विवाद रहता है कि जाट को हम क्षत्रिय में रखें, जाट को वैश्य में रखें, कहाँ पर रखें, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, मैं उसमें ज़्यादा जानना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये तो बात फैक्ट है कि वर्ण व्यवस्था से चीज़ें निकली हैं, फिर बातें और बढ़ चली गई और ये एक सीमा बना दी गई। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया अगला कि गाँवों में बात लागू होगी नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, शहरी समाज और ग्रामीण समाज, शहर में तो जाति के बंधन ही खत्म हो जाते हैं। भाई हम शहर में खा रहे हैं, गांव में तो ये तक ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे यहाँ खाना बनाने वाला कौन है, कौन खाना बना रहा है। शहर में इस बात को पूछेगा ही कोई नहीं, अगर पूछेगा तो फिर रह ही नहीं पाएगा शहर के अंदर। हम मैकडोनाल्ड जा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, वहाँ पूछ के थोड़ी ना खाते हैं कि भाई ये पिज़्ज़ा बनाया किसने है, सबका खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो शहर की सोसाइटी अलग है और गाँव की सोसाइटी। अब ये बात भी आप जानते हैं कि गांव की सोसाइटी और शहरी सोसाइटी में अंतर क्या होता है, जागरूकता का भी अंतर होता है। भाई जैसे शहर में कौन रह रहे हैं, पढ़े लिखे, मैं नहीं कह रहा गाँव के पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा होगा, ऑफिस में काम करने वाले लोग होंगे, आपका नौकरी करने वाले लोग होंगे, बिजनेस करने वाले लोग होंगे, उनका पढ़ाई का स्तर होगा। तो खेल किसका है, जागरूकता का है। तो जैसे जैसे गाँव के समाज तक भी आपकी क्या जागरूकता जाएगी तो चीज़ें बदलेंगी, परिवर्तित होंगी। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि इतनी आपत्ति नहीं होती है जितनी आपत्ति एक ग्रामीण, एक गरीब के साथ आपत्ति ज़्यादा होगी। देखिए, कोई, मैं शादी में जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी माँ बाप है, मानता हूँ कि समाज का एक दायरा वो है, लेकिन अगर एक IAS अधिकारी है और वो इस प्रकार का प्रस्ताव, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं या मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंटरकास्ट शादी की, IAS बन गए, PCS बन गए, तो कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। दिक्कत ये भी डिपेंड करता है कि दूसरा जो वर्ग के व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसे मान लो एक IAS दलित वर्ग से है और एक IAS ब्राह्मण वर्ग से है, तो शायद वो शादी करने में दिक्कत करें। लेकिन अगर ब्राह्मण की बच्ची, मतलब ब्राह्मण कोई है और गरीब परिवार से, या सॉरी कोई भी हम बात करें कि ब्राह्मण का मैंने उदाहरण दे दिया, कोई भी, तो शायद शादी में दिक्कत ना पैदा करे। ये प्रैक्टिकल सी बात है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। वो सिंपल सी बात है कि अगर समानता हो जाएगी तो कि हमको की जरूरत है करने की, हमें तो फिर ब्राह्मण लड़का ही मिल जाएगा, हम क्यों करेंगे, हमें क्षत्रिय लड़का ही मिल जाएगा, लड़की मिल जाएगी, तो वो वाली बात हो जाती है। तो ये सिर्फ बहुत कुछ चीज़ें ऐसी डिपेंड करती हैं। पर हाँ, जाति के बंधन गाँव में बहुत ज़्यादा है, शहरों के मुकाबले गाँव में बहुत ज़्यादा है। तो सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, आप अपना कीमती समय निकाल के आए। धन्यवाद संजय जी। और हम उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा हमारे शो में आएंगे।